जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। एनसीपी रोटेशन सीएम पर अड़ी, ये बात सामने आ रही है। कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अड़ी थी और इन दोनों के अटके रहने के मद्देनजर फिलहाल राष्ट्रपति शासन लग गया है महाराष्ट्र में और अभी चिंतन और मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस एनसीपी से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अड़ी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर और एनसीपी रोटेशन का सीएम चाहती थी और इसी बात की तनातनी या फिर कहें कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देर हो गई और देर इतनी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन फिलहाल लागू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम एनसीपी को 8:30 बजे का टाइम था मुलाकात का राज्यपाल के साथ, लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। उर्वशी मेरी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। उर्वशी, अपडेट। जी मैं आपको बता दूं कि मैं वाईबी चौहान सेंटर पर हूं, जिधर जस्ट कुछ मिनटों पहले तीनों दिग्गज नेता कांग्रेस से नेशनल कैपिटल से यहाँ पे आ पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल, ये तीनों जन आए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके कई अलग एनसीपी के लीडर्स जो है उनके साथ से यहाँ पे आ पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल, ये तीनों जन आए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके कई अलग एनसीपी के लीडर्स जो है उनके साथ मीटिंग करने के लिए। ये मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरह से एक डिवीजन हो सीएम के पद को लेकर, अलग दूसरे मिनिस्ट्रीज को लेकर। इतना ही नहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको लेकर भी, जिसके लिए कांग्रेस बहुत ही ज्यादा स्टबर्न थी, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। हम आपको बता दें कि 8:30 के आसपास जो है वक्त दिया गया है एनसीपी को अपना स्टेक क्लेम करने के लिए, अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। और हम ये देखते हैं कि उसके लिए कुछ ही घंटे बाकी है, पर उसी के पहले प्रेसिडेंशियल रूल जो है महाराष्ट्र राज्य में लागू कर दिया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने वो फाइल्स जो है साइन कर दी, वो पेपर साइन कर दी। ठीक है उर्वशी, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी आपस में लड़ते रह गई और बंटवारा करते रह गई और महाराष्ट्र में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति भवन की ओर से राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का ऐलान हो गया। कांग्रेस एनसीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करते रह गई और इधर राष्ट्रपति कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। हालांकि शिवसेना इस बात को चुनौती देना चाहती है, जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसको चुनौती देना चाहती है और इसीलिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में अपनी दाखिल कर सकती है याचिका। और इसी बीच मेरे सहयोगी रजित राकेश टंडन का, माफ कीजिएगा, आशीष ने रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। काफी लंबित है, अभी लंबित है। आपने फाइल किया है, क्या स्टेटस है? So I'm not saying it's happening or not happening. We have filed the petition. We have got the number. So registry is as per the rules doing whatever the necessary procedure is. So once that process is completed, we'll be intimated whether hearing will happen today or not. We have not been intimated as of now. The moment we get the information. सर, इस बारे में जानकारी मिली कि सीजीआई के पास फाइल पहुंच गई है? नहीं, हमको ये कोई जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि कंसर्न ऑफिसर्स तक ये फाइल चली गई है एंड दैट टेकिंग अ डिसीजन ऑन। सर, उम्मीद करें आज सुनवाई होगी? मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता, हो भी सकती है ना भी हो सकती है। आखिरी सवाल, राष्ट्रपति शासन को आप लोग चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? अगर अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही था। जो भी मुझे पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है, अगर उसकी गुंजाइश है और जरूरत हम उसको चैलेंज भी करें। यानी उम्मीद बाकी है। चलिए, उम्मीद बाकी है। राजेश हमारे साथ हैं, शिवसेना के वकील हैं। फिलहाल जो याचिका है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये तय नहीं हो पाया कि सुनवाई आज होगी या फिर कल। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने कपिल सिब्बल से भी इस पूरे घटनाक्रम पर खास बातचीत की थी, वो आपको सुनवा देते हैं। विधायकों के पत्र के साथ कि हाँ भाई ये मैजिक नंबर्स हमारे पास है, हम सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बाद गवर्नर ने तुरंत रिकमेंडेशन दे दी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको कई और आशा थी, आप समझते थे गवर्नर साहब संविधान के मुताबिक अपना निर्णय लेंगे। ये तो आप हाल देख ही रहे हो, हर प्रदेश में यही हाल है। जहां भी गवर्नर इनके
नियुक्त किए हैं, बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। अब जब आपने किसी एक दल को 3 दिन का टाइम नहीं दिया, अभी 8:30 बजे तक का टाइम था एनसीपी का, उसके पहले प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया, तो ये बातें पहले ही होनी चाहिए थी। बीजेपी को मालूम था कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, फडणवीस साहब नहीं बनने वाले मुख्यमंत्री, तो गवर्नर साहब को पहले ही बुला लेना चाहिए था। और अगर कर्नाटका में आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते दे सकते हो, तो यहाँ 3 दिन नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरिट के हिसाब से कहा जा रहा था कि 9 तारीख तक ये हो सकता था, 10 तारीख को या तो सरकार बनती या तो राष्ट्रपति शासन लगता। उससे पहले फिर करना चाहिए था निर्णय, उससे पहले गवर्नर साहब को बुलाना चाहिए था। लेकिन अगर आप 9 तारीख तक इंतजार करोगे, फिर वक्त निकल जाएगा, फिर आप किसी को टाइम नहीं दे पाओगे, तो निश्चित रूप से प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे, ये ऑप्शन ओपन रहता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी अगर कोई दल या अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ जाके प्रूव करता है तो गवर्नर को बुलाना। तो असेंबली भंग तो नहीं हुई, असेंबली तो एनिमेटेड सस्पेंशन में रहेगी ना, तो कोई भी दल इकट्ठा होकर बैठकर सरकार बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संतोष के साथ राकेश, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो कपिल सिब्बल को आपने सुना, जो यकीनन इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वक्त और दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। उर्वशी मेरे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, आपके पास ताजा जानकारी। जी, हम बता दें आपको कि किस तरह से एक मीटिंग यहाँ पे, बहुत ही क्रूशियल मीटिंग वाईबी चौहान सेंटर में हुई है। सारे कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता जो है आज नीचे वेट कर रहे हैं, वो कॉल जानने के लिए कि आखिरकार क्या होगा आगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड करेगी कांग्रेस और एनसीपी। हमने देखा कि दोनों में जिस प्रकार के डिफरेंसेस थे, एक सेना को लेकर एक ब्लेम गेम मॉर्निंग से जो स्टार्ट हुआ था, अब कहीं ना कहीं एक उस पर मिड पॉइंट आए और वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करे, वो स्टेट क्लेम करे। 8 साढ़े 8 के बीच तक का जो टाइम है गवर्नर को मिलने का, हमने देखा था कल अजीत पवार लेड पूरे काफिला जो है राजभवन पहुंचा था और एक टाइम एक्सटेंशन आज मॉर्निंग में मांगा, जिसको रिप्लाई करते वक्त प्रेसिडेंट रूल जो है बाय प्रोसीजरल लॉ जो है लग गया। गवर्नर ने प्रेसिडेंट से एक रेकमेंड किया ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट जो पूरा प्रेसिडेंट रूल है वो रेकमेंड किया महाराष्ट्र गवर्नर ने। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने साइन कर दिया और प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पे लग चुका है। आगे का सवाल है कि ये भी दिमाग में उठता है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एकमत नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हालात ये हो गए कि राष्ट्रपति शासन लग गया। अब क्या विरोध जताने में ये एक साथ लामबंद होते नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए के साथ तो पहले ही छोड़ चुकी है शिवसेना, तो क्या अब एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने में, ऐतराज जताने में एक साथ नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि ऑलरेडी शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशंस फाइल किए हैं। एक कि किस तरह से उन्हें वक्त नहीं दिया गया अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, वहीं दूसरी ओर बिना एनसीपी के टाइम खत्म होने के पहले ही किस तरह से जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है। तो ऐसे अलग पिटीशंस सेना ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। और वहीं कांग्रेस और एनसीपी ये लगातार कह रही है कि प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद भी किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट स्टेक क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट को लेकर। वो मेजॉरिटी अगर प्रूव कर दे गवर्नर को, तो गवर्नर फोर्स होते हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए और गवर्नमेंट ठीक है, ये तो हुई सरकार को आगे कैसे गठित किया जाएगा उसकी बात। लेकिन जैसे कि अब जो भी घटनाक्रम चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कांग्रेस कह रही है कि वो उग्र प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। एनसीपी फिलहाल इस बात को चैलेंज करती नजर आ रही है राष्ट्रपति शासन को। जी, और हमने देखा था कि किस तरह से 2014 में भी 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था, पर तभी देवेंद्र फडणवीस ने जो है आगे जाकर शपथ ले लिया था और उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट हुआ और बाद में अब वो सरकार बनी। अब इस बार किस तरह से आगे चीजें होती है, क्योंकि इस बार का पूरा कैलकुलेशन ही अलग है। वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशंस, यानी कि सेना, कांग्रेस और एनसीपी टुगेदर आते हैं अपने गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। और वहीं आज जब हम ये देखते हैं कि ठीक है उर्वशी, आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, कल बीजेपी कह रही थी कि वी विल सिट एंड वॉच, वेट एंड वॉच करने चाह रहे थे कल तक वो, आज क्या स्टैंड है बीजेपी का?
देखिए, पूरी तरीके से ये शहर मात की लड़ाई थी महाराष्ट्र की, जिसको कि बीजेपी ने तय कर लिया था, अमित शाह ने लगभग तय कर लिया था कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो फिर किसी की सरकार नहीं बनेगी। जिस तरीके से इस पूरे की पूरे घटनाक्रम में शिवसेना को बीजेपी ने पूरी तरह से एक्सपोज होने दिया। पहले शिवसेना एनडीए से बाहर निकली, उनके मंत्री का इस्तीफा कराया, फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से बात की, शरद पवार से कई बार मुलाकातें हुई शिवसेना के नेताओं की, तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में, शिवसेना पूरी तरह से इस मामले में एक्सपोज हो गई है। और उसके बाद फिर बीजेपी ने जैसे ही एनसीपी की तरफ से ये मैसेज मिला, संदेश मिला राज्यपाल को कि लगभग 11:30 बजे कि एनसीपी को समय और चाहिए, उसके बाद में राज्यपाल ने ग्राउंड बना करके रिपोर्ट भेजी केंद्रीय गृह मंत्रालय को। और उसके बाद अमित शाह ने कोई टाइम नहीं गंवाया। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दोपहर में ही ब्राजील के लिए निकलना था, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जाना था, उसके पहले ही आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक बुला करके सीधे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का ऐलान कर दिया और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी अपनी। और अब राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र पर लग चुका है 6 महीने के लिए। लेकिन विधानसभा ये तो अभी तक का जो प्रकरण रहा वो रहा। अब ये बताइए कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या समझ में आ रही है, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि दोस्त तो परख लिए, एनडीए से शिवसेना अलग हो गई है। इस पूरे प्रकरण की वजह से दोस्त जो कहते हैं ना छठ के सामने आ गए कि कौन साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। आगे की रणनीति बीजेपी की? देखिए, सबसे पहला बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना को एक्सपोज कर दिया है। उसके बाद अब बीजेपी ये चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगा करके जितने दिन वो काम करे, उसके बाद में विधानसभा भंग करके या तो नए चुनाव की तैयारी करे या फिर बीजेपी कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ में ले, उसके बाद में कुछ शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस के कुछ विधायकों का इंतजाम करे, उनको तोड़े। ठीक है संजय, आपके पास लौटते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। गवर्नर की रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राज्य में स्थिर सरकार बनाना संभव नहीं। सरकार बनाने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हो सकी। महाराष्ट्र विधानसभा निलंबित रहेगी। तो ये वो रिपोर्ट थी जो राज्यपाल ने भेजी थी केंद्र को और जिस पर अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है महाराष्ट्र में। उनका कहना था कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है और राज्य में चूंकि स्थिर सरकार नहीं संभव हो रही, इसलिए इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू होना ही बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये वो लेटर थी, ये वो रिपोर्ट थी जो गवर्नर की तरफ से दी गई थी और जिसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा निलंबित की गई है। कोर्ट कोई भी पार्टी अपना जो बहुमत, अपना जो स्थिति मजबूत साबित नहीं कर पाई कि वो स्थिर सरकार दे पाएगी। और इसी के मद्देनजर 9 तारीख, क्योंकि आखिरी एक तरह का डेडलाइन था, पुरानी विधानसभा के कार्यकाल के समापन का दिन था, तो उसके बाद ये काउंटडाउन शुरू हो चुका था एक तरीके से कि जो भी इस सरकार स्थिर नहीं दे पाने की स्थिति में गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यही हुआ। हालांकि एनसीपी और आईएनसी की बैठक चल रही है और मंथन चल रहा था, उनके पास आज रात 8:30 बजे तक का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन इस वक्त लग गया है महाराष्ट्र में। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 15-17 दिन से रोज उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन 3 दिन से पिछले and the central government's promulgation fails on this test completely. I am sorry to regret to say that the governor appears to have gone through the motions. He is mechanically going down the line 24 hours each party. There is no real attempt to give a chance, a possibility, a time, a scope, a window to have a aggregation of political forces. Now, another very basic point being missed out is there is a vast difference between a party which says no. The BJP says we have no capacity, we cannot, we say no. Versus a party like the Shiv Sena which says yes. The Shiv Sena is saying, look, give us reasonable time and we have the capacity and the intent and the likelihood of forming a government. They may not do it, but why don't give them 3 days? Is 3 days too long? When you form a government on the floor of the house by a floor test, you give 10 days sometimes, 15 days sometimes. What is so magical that because I have given you 1 day, therefore I should give you 1 day, I should give you also 1 day?
There's a vast difference. There are qualitative, fundamental difference. The BJP says no. Shiv Sena is saying yes. If you say yes, you jolly well have to get more time to consider options. And these are not criminals. These are people who've been elected. Yes, because of elections, despite the election, there has been a fractured verdict as far as post-election consensus is concerned. So they have to paper it over, air it over, discuss, strategize, get together, get apart, etc. That has to take time. How can it be like a slotting machine, 24 hours, 24 hours, 24 hours? So it's quite amazing. And what is the hurry? How does it matter if a caretaker continues for 4 days, 5 days? I can't understand it. And also let me tell you, once President's rule is imposed, one of the allegations, which unfortunately is very strong, is that central government assistance through the 356 route is being done to seek time, to get a window, to prolong the process. And once you get time, obviously the time is being got for certain forces who are unable to form the government to regroup, to try, inverted commas, open and close tactics. We all understand what the tactics are. Country doesn't want those tactics. And therefore, I think it's important that the governor should have given time, and I don't agree at all with either the governor or the central government's approach to it. तो इस बीच आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, कांग्रेस के नेता और that the governor should have given time, and I don't agree at all with either the governor or the central government's approach to it. तो इस बीच आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, कांग्रेस के नेता और कद्दावर नेता और एक लॉयर हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि थोड़ा टाइम और नहीं दिया गया। इसी बीच राष्ट्रपति शासन पर कांग्रेस की ये पहली प्रतिक्रिया थी जो आपने सुनी। कांग्रेस ने राज्यपाल पर पक्षपात करने का सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक डेमोक्रेसी का डांस नाचते नजर आए सभी। जयपुर के होटल में कांग्रेस विधायक मौज मस्ती करते हुए भी दिखे, ये भी तस्वीरें देख लीजिए। रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस विधायक, राष्ट्रपति शासन पर ठहरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में समर्थन की खोज, जयपुर में कांग्रेस विधायकों की मौज। समझौते पर राहुल सोनिया की दुविधा, विधायकों को राजा महाराजा जैसी सुविधा। जिनके करोड़ों में बिक जाने का डर था, उन्हें छिपाने पर रोज लाखों का खर्चा। द बुएना विस्टा रिजॉर्ट जयपुर से 18 किलोमीटर दूर और जयपुर दिल्ली हाईवे से 1.5 किलोमीटर के फासले पर आमेर का यही वो 5 सितारा रिजॉर्ट है, जहां 5 दिन से महाराष्ट्र के 40 कांग्रेसी विधायकों को सख्त पहरे में रखा गया है। जब भी जरूरत हुई, दिल्ली या मुंबई से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया और विधायकों से बात कर वापस लौट गया। महाराष्ट्र में हॉर्स रेडिंग के डर से 8 तारीख को ही विधायकों को मुंबई से जयपुर भेजा गया था, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद इन्हें द बुएना विस्टा रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खरीद फरोख्त के डर से जिन विधायकों को जयपुर लाया गया, उन्हें छिपाने पर हर रोज लाखों रुपए का खर्च आया है। वो इसलिए क्योंकि 50 विलास वाले इस रिजॉर्ट में सबसे सस्ते विला के एक दिन का किराया 24,000 रुपए प्लस टैक्स है। खबर है कि कांग्रेस के 40 विधायक पिछले 5 दिनों से जयपुर के एक लग्जरियस रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। ये है, देखिए, बुएना विस्टा रिजॉर्ट, जहां पर कांग्रेस के 40 विधायकों के 5 दिन से रुके होने की खबर है। आप जरा देखिए कि कितना लग्जरियस है ये रिजॉर्ट्स, और इसकी तस्वीरें आप देखिए, ये किसी महल की तरह है पूरा, और इसमें सारे सुख सुविधाओं के साधन मौजूद हैं। आप इसका किराया देखिए, ये किराया इसका 25,960 रुपए है, एक रूम का किराया, एक दिन का किराया। लगभग जितने भी इसमें रूम हैं सभी का किराया इसी तरीके से है। अब सवाल ये है कि ये देखिए, इसमें ये भी बताया गया कि एक रूम में 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। ऐसे में अगर आप जोड़ें और कैलकुलेट करें कि
40 विधायक हैं तो कम से कम अगर 20 रूम भी लिए होंगे तो एक दिन का किराया करीब 6 लाख रुपए के आसपास बनता है, और 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से उनके रुके होने की खबर है। तो आप उनको अगर कैलकुलेट करें तो कम से कम अभी तक 30 लाख रुपए इसमें किराया जा चुका है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि इन विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए यहाँ पे जो रखा गया है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? बताया जाता है कि सालिशान रिजॉर्ट के मालिक फ्रांस के एक नेता हैं। रिजॉर्ट में फ्रेंच और राजस्थानी शैली में 3 कैटेगरी के 50 विलास हैं, जिसमें सबसे सस्ता है गार्डन विला, जिसका एक दिन का किराया 24,000 रुपए प्लस 18% टैक्स है। गार्डन विला में सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद हैं। हर विला में अलग रेस्टोरेंट और बार की सुविधा भी है। दूसरी कैटेगरी है हेरिटेज विला, जिसका एक दिन का किराया है 25,000 रुपए प्लस 18% टैक्स। हेरिटेज विला में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। हर विला में रेस्टोरेंट और बार के साथ प्राइवेट स्पा भी है। और तीसरी कैटेगरी है रॉयल एक्सक्लूसिव विला। रॉयल एक्सक्लूसिव विला का किराया सबसे ज्यादा है। हर विला में प्राइवेट पूल, 2 रेस्टोरेंट और बार की सुविधा है। बड़ी बात यह है कि सोमवार सुबह के बाद से इस रिजॉर्ट में एक भी विला किराए के लिए खाली नहीं है। तो सवाल है कि क्या पूरा रिजॉर्ट कांग्रेस ने बुक कर लिया है, और अगर ऐसा है तो इसका खर्चा कहां से आ रहा है? मगर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्ता में भी ऐसे ही आराम की ख्वाहिश के चलते महाराष्ट्र इस मुकाम तक पहुंचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र की सरकार से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।